नमस्कार। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं रिएक्ट 19 पर मिले कुछ नोट्स और कोशिश करेंगे समझने की कि डेवलपर्स के लिए इसमें क्या है। हाँ, ये नोट्स खास तौर पर रिएक्ट 19 के नए फीचर्स पर हैं। रिएक्ट 18 के बाद ये शायद सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है ना? उसमें कॉन्करेंट मोड, सस्पेंस जैसी चीजें थी। बिल्कुल। तो देखना दिलचस्प होगा कि रिएक्ट 19 क्या नया लेकर आया है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एक्शंस एपीआई। नोट्स में लिखा है कि ये फॉर्म्स और डेटा बदलने वाले मतलब म्यूटेशंस वाले कामों में एसिंक्रोनस लॉजिक को आसान बनाता है। हाँ, ये काफी अहम है। मतलब डेवलपर्स को फॉर्म सबमिशन या एपीआई कॉल्स जैसी चीजों को हैंडल करने के लिए कम कोड लिखना पड़ेगा। अच्छा, कैसे? जैसे लोडिंग स्टेट्स दिखाना या एरर हैंडल करना या फिर सक्सेस दिखाना, ये सब काफी आसान हो जाएगा। सोचिए, बिना किसी बाहरी लाइब्रेरी के भी फॉर्म हैंडलिंग कितनी सुव्यवस्थित हो सकती है। वाह! तो क्या ये कह सकते हैं कि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए रीडक्स या वैसी चीजों की जरूरत थोड़ी कम हो सकती है? संभव है, खासकर स्टेट मैनेजमेंट के उन हिस्सों के लिए जो सीधे यूजर एक्शन और डेटा फेचिंग से जुड़े हैं। एक्सएनजीपी का लक्ष्य यही है कि वो बॉयलरप्लेट कोड कम करे जो अक्सर ऐसे कामों में लगता है। समझ गई। अच्छा, फॉर्म हैंडलिंग तो ठीक है, पर परफॉर्मेंस का मुद्दा हमेशा बड़ा रहता है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ नोट्स में सर्वर कंपोनेंट्स का जिक्र है। हाँ। और लिखा है कि ये अब स्टेबल हो गए हैं। इसका क्या मतलब है और क्या असर होगा? सर्वर कंपोनेंट्स का स्टेबल होना, हाँ, ये वाकई एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि रिएक्ट इकोसिस्टम अब सर्वर फर्स्ट अप्रोच की तरफ बढ़ रहा है। सर्वर फर्स्ट मतलब ये कि कंपोनेंट्स अब सर्वर पर रेंडर हो सकते हैं। इससे क्लाइंट साइड यानी यूजर के ब्राउजर पर कम जावास्क्रिप्ट भेजने की जरूरत पड़ेगी। ओह, तो नतीजा तेज लोडिंग टाइम और बेहतर परफॉर्मेंस, खासकर उन साइट्स के लिए जिनमें कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो सर्वर ज्यादा काम करेगा अब। और जो लोग Next.js जैसे फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हुई है ना? निश्चित रूप से। Next.js तो खैर पहले से ही सर्वर कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहा था, पर अब रिएक्ट में इनके स्टेबल होने से ये टेक्नोलॉजी और मजबूत होगी और ज्यादा लोग इसे अपनाएंगे। और क्लाइंट पर लोड कम होगा से। हाँ, बिल्कुल। और इसका एक और फायदा ये हो सकता है कि शायद कम पावर वाले डिवाइस पर भी कॉम्प्लेक्स एप्स बेहतर चल पाएं। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, लोडिंग स्टेट्स की बात करें, वो संभालना भी कई बार सिरदर्द होता है। हाँ, होता है। नोट्स में इनहैंस्ड सस्पेंस की बात है। इसमें क्या नया है? सस्पेंस तो पहले भी था। हाँ, था, लेकिन अब इसे और बेहतर बनाया गया है, खासकर डेटा फेचिंग के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। अच्छा। मतलब डेवलपर्स अब और आसानी से लोडिंग स्टेट्स दिखा सकते हैं, बिना वो अजीब सी खाली स्क्रीन या लेआउट शिफ्ट के। यूजर को इंतजार करते हुए भी एक स्मूथ इंटीग्रेटेड अनुभव मिलता है। एक तरह से एसिंक्रोनस काम को यूआई में और अच्छे से पिरोने जैसा है। ये सुनने में तो काफी मददगार लग रहा है। हाँ, यूजर एक्सपीरियंस के लिए काफी अच्छा है। और अब आते हैं उस चीज पर जिसकी शायद सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं। रिएक्ट कंपाइलर। हाँ, कंपाइलर। नोट्स में इसकी तुलना स्वेल्ट या सिग्नल ड्रिवन अप्रोच से की गई है। ये क्या चीज है? कोई जादू है? हाँ, जादू तो नहीं, पर काफी स्मार्ट चीज है। ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली आपके रिएक्ट कोड को ऑप्टिमाइज करने का काम करेगा। ऑटोमेटिकली? मतलब हमें कुछ नहीं करना? देखिए, अभी क्या होता है कि परफॉर्मेंस सुधारने के लिए डेवलपर्स को अक्सर यूज मेमो और यूज कॉलबैक जैसे हुक्स मैनुअली यूज करने पड़ते हैं ना। हाँ, करने पड़ते हैं। ये कंपाइलर इसी मैनुअल काम को कम करने या शायद खत्म करने का वादा करता है। वो खुद ही समझने की कोशिश करेगा कि कहाँ रीरेंडरिंग को रोका जा सकता है, कहाँ मेमोराइजेशन की जरूरत है। तो मतलब कंपाइलर खुद ही कोड को देखकर समझ जाएगा कि ऑप्टिमाइजेशन कहाँ लगाना है। हाँ, कुछ हद तक वैसा ही। सोचिए, ये एक होशियार असिस्टेंट की तरह है जो पर्दे के पीछे आपके कोड को बेहतर बना रहा है। इससे आपको यूज मेमो की चिंता कम करनी पड़ेगी, कोड साफ रहेगा और परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। ये तो वाकई कमाल लग रहा है। अगर ये सही से काम करता है तो? हाँ, उम्मीद तो यही है। परफॉर्मेंस की बात चली है तो नोट्स में एसिड लोडिंग में सुधार का भी जिक्र है और एक नया हुक भी है, यूज ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, दोनों चीजें हैं। एसेट लोडिंग में सुधार का मतलब है कि इमेज, सीएसएस वगैरह और स्मार्ट तरीके से लोड होंगी, शायद ऑटोमेटिक लेजी लोडिंग या बेहतर कोड स्प्लिटिंग के जरिए। इससे ऐप का इनिशियल लोड टाइम कम हो सकता है। और यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक ये क्या करता है? ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत बढ़िया है। ये आपको यूआई तुरंत अपडेट करने देता है, भले ही सर्वर का रिस्पॉन्स अभी आया न हो। उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी ने लाइक बटन दबाया, तो यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक आपको तुरंत यूआई में लाइक काउंट बढ़ाने की इजाजत देगा। यूजर को लगेगा कि एक्शन फौरन हो गया। अच्छा।
और अगर बाद में सर्वर से एरर आया तो UI अपने आप पुरानी स्टेट में वापस आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर केस में एक्शन सफल होता है, तो यूजर को एक बहुत रिस्पॉन्सिव ऐप का अनुभव मिलता है। वाह, ये तो बहुत काम का लग रहा है। तो कुल मिला के काफी सारे बड़े बदलाव है React 19 में। हाँ, काफी अहम बदलाव है। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल, जो ऐप्स अभी React के पुराने वर्जन पर हैं, उन्हें React 19 पर अपग्रेड करना, क्या वो आसान होगा? नोट्स में कुछ है इस बारे में? नोट्स में संकेत है कि रिएक्ट टीम अपग्रेड गाइड और टूल्स देगी, जैसा वो हमेशा करती है। लेकिन हाँ, किसी भी बड़े अपडेट की तरह कुछ ब्रेकिंग चेंजेस हो सकते हैं। डेवलपर्स को उन्हें देखना होगा। एक और दिलचस्प बात नोट्स में ये थी कि React 19 का ज्ञान अब जॉब मार्केट में एक प्लस पॉइंट बनता जा रहा है। ओह, मतलब इंडस्ट्री से तेजी से अपना रही है। लगता तो यही है। ये दिखाता है कि इन नए फीचर्स का महत्व समझा जा रहा है। तो अगर संक्षेप में देखें, एक्शंस API से एसिंक्रोनस काम आसान, स्टेबल सर्वर कंपोनेंट से परफॉर्मेंस बेहतर, रिएक्ट कंपाइलर से ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइजेशन और यूज ऑप्टिमिस्टिक जैसे हुक्स से यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ। हाँ, बिल्कुल सही। ये वाकई रिएक्ट के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम लगता है। निश्चित रूप से। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, ये जो बदलाव है, खासकर कंपाइलर और सर्वर कंपोनेंट्स पर जोर, क्या इनका असर सिर्फ रिएक्ट इकोसिस्टम तक ही रहेगा, या ये पूरे फ्रंट एंड डेवलपमेंट के तरीकों को, मतलब दूसरे फ्रेमवर्क्स को भी भविष्य में प्रभावित कर सकते हैं? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर सोचना चाहिए कि ये ट्रेंड कहाँ तक जाएगा।